जो पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था, और उसके लिए कुछ कमी नहीं। देखिए होता क्या है, कुंडली में हम लोग अगले संडे को हम शुरू करेंगे योग, क्योंकि योग ही कुंडली को पोटेंशियल बनाते हैं और अब योग ही कुंडली को निगेटिव बना देते हैं। जैसे एक उदाहरण पहले आपको दे रहे हैं। रामचंद्र जी की कुंडली में एक बहुत अच्छा गज योग पड़ा हुआ था, आप जानते हैं, गज केसरी योग। लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे थे। उच्च का बृहस्पति था, पुनर्वसु का नक्षत्र का चंद्रमा था, कर्क लग्न थी, और चतुर्थ हाउस में उच्च का शनिश्चर बैठा हुआ था, शनि। तो ये जो है रामचंद्र जी की कुंडली में ये बहुत अच्छा जो है गज केसरी योग लग्न में बन रहा है, कर्क राशि में बन रहा है। गज केसरी योग जो है कर्क राशि का सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम इसलिए कहा गया है कि बृहस्पति उच्चतम बिंदु पर है और चंद्रमा अपनी जो है स्वराशि में है। चंद्रमा जब उच्च का हो जाता है, वृष राशि में अगर बनता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो शुक्र की राशि है, बृहस्पति कमजोर है। यहाँ बृहस्पति उच्च का है, चंद्रमा अपने घर का है, तो कर्क राशि का गज केसरी योग सर्वोत्तम फल देता है। लेकिन अगर यही गज केसरी योग शनि के द्वारा दृष्ट, हाँ जी, अगर यही गज केसरी योग शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए तो ये योग अवयोग में बदल जाता है। तो आप इसको देखिए, समझिए कि शनि जो है चतुर्थ भाव में उच्च का होकर के बैठा है और वो दशम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो राज से हट करके उनको वनवास मिल गया, गज केसरी योग फलित नहीं हो पाया। लेकिन अब आप समझिए कि फोर्थ हाउस किसका है? जनता का है, और शनि लोकतंत्र का कारक है और दलितों का प्रतिनिधि है। तो इस गजकेसरी योग को भगवान राम ने फलित कराने के लिए क्या किया? जैसे ही वो अयोध्या से निकले तो सबसे पहले किससे मिले? निषाद राज से। निषाद राज दलित परिवार से था, उसको गले लगाया, उसको मित्र बनाया। इसके बाद वो आगे बढ़े तो केवट मिल गया। केवट भी दलित समाज से था, उसको अपनाया। यद्यपि चाहते, वो राजा थे भाई, राजा दशरथ जो है वो चक्रवर्ती सम्राट थे, चाहते तो एक सेकंड में उससे कह देते कि हमको पार उतार दो। और कि केवट की क्या हिम्मत थी कि वो कह देता कि हम पार नहीं उतारेंगे, क्योंकि राजा राज्य तो अभी इनका दशरथ का ही था। लेकिन वहां पर उन्होंने अपने राजकुमार होने का या चक्रवर्ती सम्राट होने का कुछ भी जो है वहां प्रयोग नहीं किया, और केवट की शर्तों पर जो है उन्होंने गंगा पार की। तो इसके आगे जब वहां चित्रकूट में गए तो जितने भी वनवासी थे उनसे वो मिले, ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर के वो वहां उनसे आशीर्वाद लिया। क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठा था, शनि से दृष्ट था, तो शनि को इफेक्टिव, शनि के प्रभाव को इनइफेक्टिव करने के लिए गुरु को बढ़ाना था और शनि को उन्होंने जो है मध्यम करना था। तो दोनों काम किए। अपने वनवास काल में जहां जहां भी उनको श्रेष्ठ जन मिले, विश्वामित्र के साथ में गए, फिर अगस्त जी मिले, अत्रि जी मिले, और जितने भी संत थे सबसे आशीर्वाद लेते हुए, यानी गुरु को प्रबल करते हुए। और जितने भी वनवासी थे, जितने भी छोटे तबके के थे, शनि के प्रतिनिधि थे, उनको सबको साथ लेकर के, और इतना बड़ा साम्राज्यशाली जो राजा था रावण, उसका वध किया। और आकर के फिर उनको राज्याभिषेक हुआ। यानी अब जब शनि के प्रतिनिधियों को आगे करके उन्होंने जो है अपना राज्य चलाया, तो उस समय फिर उनका जो है गज केसरी योग फलित हुआ। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले संडे को कि ये जो योग बनते हैं पंच महापुरुष हो, अगर हमें बहुत से नहीं आते हैं तो कम से कम पंच महापुरुष योग तो हम लोगों को सीख ही लेना चाहिए, और कब फलित होते हैं कब फलित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में जाते हैं लोग, उनकी कुंडली में क्या क्या योग होना चाहिए, क्योंकि योग ही कुंडली को अच्छा या बुरा बना देते हैं।
तो हम लोगों ने कई चीज सीखी थी कि देखो तो सूर्य सर जो है इसके वो बारे में थोड़ा थोड़ा सा हाँ हाँ बोलो। योग जो है ना कुछ लिखा भी दें, और कुछ इन शॉर्ट सॉलिड जो होते हैं हाँ हाँ। कि वो थोड़ा सा पंच बता भी दें, हम महापुरुषों लोग नोट भी योगों कर को लें। हम लोग नहीं पंच पॉलिट महापुरुष वो योगों। हाँ पॉलिटिक्स के लिए कौन हाँ सा हाँ व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने पूछा कि क्या हम हाँ। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम ठीक ठीक। कैसे उसको देखें, और फिर जितना वो प्लेनेट ज्यादा प्रभाव मतलब ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसी पावरफुल हिसाब होगा। से उसका, हाँ पावरफुल होगा, उसी हिसाब से हाँ। योग उसके बने जी। तो देखो मैंने ये पिछले उसको ही बताया था, मैं फिर इसको रिपीट किए देता हूं कि जैसे लग्न जो है, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न, इन तीनों को हमें देखना है, तीनों लग्नें बली होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्लेनेट लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य राज सत्ता का कारक है, चंद्रमा जनता का कारक है, फोर्थ हाउस का, यहाँ पर सिंहासन का भी, फोर्थ हाउस में सिंहासन का भी कारक माना जाता है फोर्थ हाउस। तो चंद्रमा जो है ये बलि होना चाहिए, सूर्य बलि होना चाहिए और लग्न हमारी बलि होनी चाहिए। और बलि के हम लोग योग जानते हैं कि लग्न अगर अपने लग्नेश से युत हो या लग्नेश से दृष्ट हो तो हम कहते हैं ये लग्न ठीक है। पाप कर्तरी में ना हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, लग्न के केंद्र में शुभ ग्रह हो, लग्न के त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह लग्न को बलि करते हैं, लग्न से त्रिकोण में बैठे हुए शुभ ग्रह लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लग्न जो है जिस भी लग्न को लेते हैं, लग्न ले लेते हैं, फिर इसके बाद सूर्य लग्न, इसके बाद चंद्र लग्न, इन तीनों का असेसमेंट हम कर लेते हैं कि हमारा तीन में कम से कम दो अच्छी होनी चाहिए, तो पॉलिटिक्स में उसे आगे सफलता मिलेगी। जा तो कोई भी सकता है, पार्षद भी बन सकता है और पीएम भी बन सकता है, दोनों की कुंडलियों में कुछ न कुछ तो संयोग होगा सा, लेकिन कितनी पोटेंशियल है पीएम की कुंडली और कितनी कमजोर है एक पार्षद की कुंडली, तो ये प्लैनेट और योगों पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि तीनों लग्नों पर हमें देखना है, और सूर्य की जो स्थिति है वो 1, 4, 5, 9 और 10 इन भावों में, मोस्टली इन भावों में हो। एक क्या बताया, एक पांच चार हाँ, पाँच 1, 4, 5, 9, 10 विशेष सफलता के लिए मतलब यह है कि वो अगर जाता है तो 11th में भी सूर्य को हम ठीक मान सकते हैं। हालांकि 11th में सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाता है, कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए वहां पर सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन उपचय भाव ले लेते हैं और ये दो हम त्रिकोण ले लेते हैं। 1, 5, 9 त्रिकोण ले लिया, 4 और 10, 4 जो है सिंहासन का कारक है और 10वां जो है हमारा नेम फेम प्रतिष्ठा और जो भी पद है उसके कारक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि कई राजयोग जरूर हो कुंडली में। अब राजयोग की श्रेणी में आप सब लोग जानते हैं, लग्न का संबंध केंद्र से हो, लग्न का संबंध त्रिकोण से हो, दोनों त्रिकोणों का आपस में संबंध हो, दशम का नवम से जो संबंध है वो सबसे प्रबल संबंध हो माना जाता है, और लग्न का नवम से, लग्न का दशम से और नवम का दशम से, 1, 9, 1, 10 और 9, 10 ये संबंध जो है ये बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके बाद जो है दशा क्रम भी सही होनी चाहिए, यानी 20-22 साल की उम्र में आपको उसमें दशा नवमेश की, दशमेश की, लाभेश की, पंचमेश की और लग्नेश की, इनमें से अगर कोई दशा मिलती है तो बंदा सक्सेस हो जाएगा उसमें। फिर इसके बाद लग्न और लग्नेश का संबंध जो है वो राजसिक राशियों में, कर्क और सिंह ये दो राजसी राशियां हैं। इसी प्रकार से तुला और धनु ये भी दो राशियां हैं, क्योंकि तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है और वो मंत्री है, वो भी राज सत्ता से जुड़ा हुआ है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और धनु राशि जो है वो गुरु की, बृहस्पति की राशि है, ये मंत्री है वहां पर, और ये भी राज सत्ता से जुड़े हुए हैं और इनकी गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो इन राशियों में सूर्य हो, लग्नेश हो, लग्न हो, तो ऐसा जातक पॉलिटिक्स में जा सकता है। इसके बाद चंद्रमा को हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है जनता का कारक है फोर्थ हाउस में। आपने देखा होगा चंद्रमा नेहरू जी की कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है,
और वो जनता के बीच इतने पॉपुलर थे कि कुछ भी कह देते थे तो जनता पूरी तरीके से 100% उनका समर्थन करती थी। तो जनता का कारक है चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में हो, 4-10 में हो सकता है हो। इसी प्रकार से 1-4-5-9 और 10 राशियों का योगदान जो है यहाँ पर सिंह राशि लग्न में पड़ जाए, सिंह राशि पंचम में आ जाए, नवम दशम में आ जाए तो भी ये व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, राजा की राशि है। इसके बाद एक आता है कि जितने बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं उनमें जो है मंगल जो एक्टिविटी का कारक है वो नवम दशम और एकादश में उसका प्रभाव ज्यादा है। मंगल का प्रभाव, मंगल गुरु और शनि, ये तीन जो है, मंगल ये कारक है एक्टिविटी का, बृहस्पति जो है नवमेश है मूल त्रिकोण राशि का, शनि कर्म का कारक है। अगर ये अच्छी स्थिति में है, दशम भाव पर इनका इम्पैक्ट है, प्रभाव है, तो भी ये जो है सक्सेसफुल होगा। इसके बाद महाभाग्य योग पड़ा हो। कभी कभी क्या होता है जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनको कहीं न कहीं बड़ी संघर्ष झेलना पड़ा, तो विपरीत राजयोग भी होना चाहिए। 6 का स्वामी अष्टम में, अष्टम का द्वादश में, द्वादश का छठे में, तो हर्ष सरल विमल ये तीन जो है अपने पास विपरीत राजयोग हैं। महाभाग्य योग हम लोग पढ़े ही हैं, दिन का मेल में दिन का जन्म हो, लग्न जो है वो विषम राशि की हो, चंद्रमा विषम राशि की हो तो महाभाग्य योग होता है। इसी प्रकार से फीमेल चार्ट में अगर देखेंगे तो रात्रि का जन्म हो, सम राशियों में लग्न हो और सम राशियों में चंद्रमा हो। इंदिरा जी की कुंडली में आप देखा है लग्न जो है वो कर्क राशि की है और चंद्रमा मकर राशि का है, ये दोनों सम राशियां हैं। और रात्रि का जन्म है क्योंकि सूर्य जो है वो पंचम हाउस में है, रात में 11 बजे का है, तो महाभाग्य योग है और आप जानते हैं वो कितनी ऊंचाई तक आगे राइज की। तो इस तरीके से कई कुंडलियां जो है, कुछ कुंडलियां हम लोगों ने डिस्कस की थी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। एक चीज और है, पिछले संडे को एक बात आई थी कि जो आईएएस कैडर के लोग हैं, आईएएस या आईपीएस, ये इनको भी राजा कहा जा सकता है, ये भी राज सत्ता से सीधे जुड़े होते हैं। तो इनके लिए भी कुछ योग हैं, वो 2-3 है, उनको नोट कर लें और फिर दोनों कुंडलियों को देखेंगे, जो शुद्ध राजनीतिक हैं और जो शुद्ध आईएएस हैं या आईएएस होने के बाद वो राजनीति में गए। जैसे टीएन से आईएएस थे, बहुत पुराने, बहुत अच्छे आईएएस थे, सारी पार्टियां उनको जो है जब इलेक्शन कमिश्नर बने तो बहुत से उन्होंने चेंजेस किए चुनाव को संबंधित। लेकिन अच्छे व्यक्ति को कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहती, वो चाहती है प्रेसिडेंट रबर स्टैंप हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे ये बीजेपी रही हो। दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति को एक अच्छा और एग्रेसिव जो है प्रेसिडेंट नहीं चाहता कोई पार्टी। टीएन शेषन चुनाव हार गए थे, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे क्योंकि बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी थे। इसके बाद आपने आई के गुजराल का नाम सुना है, ये फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन राजदूत भी रहे, ये भी आईएएस थे, फॉरेन सर्विसेज में थे। एक नाम और आपने सुना होगा, राजीव गांधी के एक परम मित्र थे और उनका नाम था अरुण सिंह। ये उनके साथ पढ़े हुए थे, ये आईएएस थे दिल्ली के। बाद में इनके आपस में कुछ गड़बड़ हो गई और फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया और एक्सपोर्ट जो है बिजनेस में आ गए थे। तो इनके 2-3 कुंडलियां, और इस समय जो वर्तमान में अपने रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं वो भी आईएएस हैं। शक्तिकांत दास, एसके दास जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो भी आईएएस हैं। तो कई कुंडलियां हैं। जो गुजराल साहब आईएएस थे, रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री बने थोड़े दिन के लिए और 5-6-7 महीने के लिए बने थे, तो उनकी कुंडली को भी हम लोग देखेंगे। और पॉलिटिशियंस जो हैं पहले उनकी कुंडली हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं, योग पढ़े हैं, वो लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो नेहरू जी की कुंडली हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इंदिरा जी की हो गई थी। अब हम लोग आज देखेंगे पहले कुंडली
एनडी तिवारी जो है, एलके अडवाणी और बीपी सिंह। तो सबसे पहले बीपी सिंह की कुंडली हम लोग देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार हुए और प्रधानमंत्री भी रहे। तो बीपी सिंह की कुंडली थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हम लोगों ने नियम पढ़े हैं वो इस कुंडली में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो बताएं जरा। 25 जून 1931, 7:51 AM, इलाहाबाद। इलाहाबाद। देखिए कुंडली आ गई, आप सब लोग देखें। कर्क लग्न की कुंडली है, बृहस्पति लग्न में बैठा है। तो पहली चीज समझ में आ गई कि लग्न जो है अच्छी है। लग्न पर जो है वो प्रभाव है। जुपिटर उच्च का लग्न में बैठा है। और देखिए राहु जो है बैठा है, वो राहु को बृहस्पति देख रहा है। राहु अगर देख रहा है लग्न को तो बृहस्पति भी राहु को देख रहा है। तो यहाँ पर राहु जो है वो निगेटिव फल ना करके पॉलिटिक्स के लिए ये अच्छा फल करेगा। देखिए 9th लॉर्ड जो है इसमें, अब हम लोग कुंडली को देखते हैं, जो जो नियम पढ़े उनको पढ़ते हैं। तो क्या क्या इसमें नियम है, क्या क्या योग पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से पहले देखेंगे। इसका 9th लॉर्ड जुपिटर लग्न में उच्च का है। और इसके बाद जो है मंगल जो है इसका दशमेश है। और दशमेश सिंह राशि में है, सेकंड हाउस में। हम लोग पढ़े हैं कि सिंह राशि जो है वो महत्वपूर्ण है। तो दशमेश जो है, जो राजसत्ता का कारक ग्रह है, वो सिंह राशि में ये शो कर रहा है कि ये राजा बन सकता है, राजा हो सकता है। तो एक तो ये राजा के घर में जन्म लिया है, और दूसरा ये है कि ये मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। तीसरा ये है कि दशमेश मंगल नवम हाउस को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है। नवम हाउस भाग्य का है, जो राज सत्ता देने में जो है। तो 9 और 10 का कनेक्शन बन गया। 9th को भाव को 10th लॉर्ड देख रहा है अष्टम दृष्टि से। तो 9 और 10 का एक संबंध भी बन गया। लग्नेश चंद्रमा जो है वो 4th केंद्र में है। केंद्र में एक शुभ ग्रह है, वो 4th हाउस में है, बुध की राशि में बैठा हुआ है और दिग्वली है। और ये दिग्वली चंद्रमा जो सत्ता का कारक है, 10th हाउस को देख भी रहा है। और ये हमने बताया था एक कॉम्बिनेशन की सूर्य और शनि का एक संबंध होना चाहिए। तो सूर्य जो है, शनि यहाँ पर बकरी होकर के जब आएगा तो शनि किसको देख रहा है? सूर्य शनि की कोई दृष्टि संबंध है? सर सेवेंथ बकरी आस्पेक्ट। नहीं नहीं, अरे सर सेवेंथ डायरेक्ट आस्पेक्ट सेवेंथ नहीं। है। सूर्य शनि हाँ तो हाँ हाँ, तो हाँ सातवीं होगी सूर्य सर। हाँ, हाँ मैं ऊपर BR अम्बेडकर की देखने लगा। यहाँ तो अरे सीधा नहीं सीधा नहीं नहीं, संबंध है। सीधा सीधा है हाँ। छठे भाव में शनि बैठा हुआ है और यहाँ पर द्वादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस कुंडली में सारे वो योग हैं जो हम लोगों ने पॉलिटिशियन के लिए पढ़े हुए हैं, सब अच्छे हैं। और ये अब देखिए पंचमेश, अब ये इसमें धन योग देखिए कैसे। धन योग यहाँ पर कोई है? एक तो पंचमेश बैठा हुआ सेकंड हाउस में,
और लाभेश जो है वो पंचम को देख भी रहा है, लाभेश अपने घर में भी बैठा हुआ है। अब इसमें एक चीज है, देखिए हम लोग जो पढ़े थे, शुक्र और केतु, शुक्र केतु का जो संबंध है, और बकरी शनि देख रहा है शुक्र को, तो इनको आपको याद होगा इनकी किडनी प्रॉब्लम थी, डायलिसिस होती थी, और उसी डायलिसिस के दौरान ही इनकी डेथ हुई थी, किडनी फेल हो गई थी। तो इस तरीके से जो है इसमें पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था कि 9, 10 और 11 भावों में अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु होने चाहिए। तो देखिए इनके नवम हाउस में जहां पर मीन राशि पड़ी है, तो मीन राशि में बिंदु है 33। फिर इसके बाद 10th हाउस में जो पड़ी हुई है मेष राशि, वहां पर बिंदु है 37। और इसके बाद जो है लाभ भाव में 32 पॉइंट है। तो ये भी एक अच्छा योग है कि इनको जो है ये अष्टक वर्ग में, ये बात सही बिल्कुल है, इनको सफलता दिलाई अष्टक वर्ग से। तो कई उसमें देख सकते हैं, देखिए सूर्य जब कमजोर होता है, सूर्य अगर बहुत कमजोर है तो पॉलिटिक्स में चला तो जाता है, लेकिन वो राजा या मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है। तो अगली कुंडली हम लोग लेंगे कि एल.के. आडवाणी की कुंडली जरा हम लोग देखते हैं कि राजनीति में तो बहुत रहे। देखिए पार्टी में एक सांसद था, कहां से 300 सांसद पहुंचा दिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। राष्ट्रपति के लिए भी लोग कहते रहे, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो आडवाणी जी की जरा कुंडली हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए, कि लग्न का, नवम का, दसम का, एक पंचम का, चतुर्थ का संबंध आपस में हो, मंगल, बृहस्पति, सूर्य और शनि का प्रभाव 9, 10 भावों में हो, जैसा कि अभी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें एल.के. आडवाणी का है 8 नवंबर 1927। क्या बताया सर? 8 नवंबर 8 जी 0 नवंबर 1927, 1927। टाइम टाइम इनका है 8:10 मॉर्निंग, और कराची का है इनका जन्म। देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, शनि और केतु। शनि केतु जो है लग्न में बैठे हैं, और देखिए इनकी कुंडली में योग हम लोग निकालते हैं। 10th हाउस में जो है सिंह राशि आ गई, 9th में कर्क राशि आ गई। दोनों राजकीय राशियां जो हैं वो 9th और 10th में आ गई। ठीक, शनि जो है जो कर्म का कारक है, वो 10th हाउस को देख रहा है, और 10th हाउस के साथ साथ वो सिंह राशि को भी देख रहा है, जो राज सत्ता की राशि है। तो राज सत्ता में इनका ये जा सकते हैं। अब इसके बाद एक और आया था कि पंचम हाउस ठीक होना चाहिए। तो पंचमेश बृहस्पति पंचम में बैठ करके लग्न को और नवम हाउस को, दोनों को देख रहा है। इसके बाद लग्नेश और दशमेश की युति, मंगल और सूर्य की युति कहां पर है? द्वादश भाव, 12th हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल है, सूर्य है और बुध है। यानी लाभेश है पंचमी। मंगल जो है वो कहाँ का स्वामी है? लग्नेश है, मंगल लग्नेश है, सूर्य दशमेश है और बुध लाभेश है। ये एक बहुत अच्छा राजकीय योग भी है, लग्नेश और दशमेश का, और लाभ योग भी है। तो पॉलिटिक्स में है, स्वाभाविक है, तो पैसा तो रहता ही है। देखिए इस कुंडली में एक विशेषता ये देखिए आप, हम लोग कभी कभी जो है
कोई भाव का अगर हमें वो करना है तो कैसे, पंचम हाउस का स्वामी बृहस्पति है और पंचम में बैठा हुआ है, लेकिन इनके मेल चाइल्ड नहीं, 2 लड़कियां हैं इनके भी और मुरली मनोहर जोशी के भी। तो देखिए, जबकि पंचमेश जो है स्वयं पंचम में बैठा हुआ, तो भाव तो बली हो गया। एक शुभ ग्रह शुक्र जो है एकादश भाव से भी देख रहा है, लेकिन असली जो पॉइंट है वो शनि जो है, शनि के गुण लेकर के केतु जो है अपनी पंचम दृष्टि से या नवम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। जब बृहस्पति और केतु का संबंध बनता है, जब बृहस्पति और केतु का संबंध बनता है, मेल चाइल्ड नहीं होता, कहीं कहीं तो चाइल्ड डिनाइल होता है और कहीं मेल चाइल्ड नहीं होता है। अगर किसी की कुंडली में हो कोई और ये ना हो रहा हो, ये गलत सिद्ध हो रहा हो, तो बता सकता है, फिर हम लोग देखेंगे कहां पर ये किस तरीके से वो फलित नहीं हो रहा है। अगर पंचम हाउस पर गुरु और केतु का संबंध एक साथ आ जाए, क्योंकि पंचम हाउस पर संबंध आ रहा है केतु का, और गुरु जो है पंचम हाउस का कारक है, संतान का कारक है, दोनों पीड़ित हैं। प्लस यहाँ पर एक चीज और हम देख सकते हैं कि और किसका प्रभाव हो सकता है यहाँ पर, इसमें एक चीज और है, 11-12 का एक्सचेंज भी है इस कुंडली में, यानी विदेश से भी संबंध इनका जो है एक जो है। अब सबसे ये बताया कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जबकि सब लोग चाहते थे, और इन्होंने खुद जो है मोदी को नॉमिनेट किया था और ये नहीं बन पाए। तो उसका एक ही कारण है कि इसका सूर्य जो है वो नीच का है और उस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। फोर्थ लॉर्ड शनि जो है एस्पेक्टिंग 10th हाउस, चौथे भाव को स्वामी दशम को देख रहा है, तो ये भी जो है उसमें पॉलिटिक्स में जाने के लिए एक अच्छा कारक योग है। एक कुंडली हम लोग और देखते हैं भाई, इसमें किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लो। हम लोग पॉलिटिशियंस की कुंडली को डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाने वाले लोगों के लिए सूर्य महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाना है तो सूर्य को पंचम में आना चाहिए, नवम में आना चाहिए, दसम में आना चाहिए। जैसे राजीव गांधी कुंडली में सूर्य लग्न में था, इंदिरा जी की कुंडली में सूर्य पंचम हाउस में था, एक्सचेंज में था मंगल के साथ में, और नेहरू जी की कुंडली में भी सूर्य जो है वो पंचम में था। और अभी बीपी सिंह की कुंडली हम लोगों ने देखी है, तो उसमें भी एक अभी भूपेंद्र हुड्डा की भी कुंडली है, उसमें भी सूर्य लग्नेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। मनमोहन सिंह की कुंडली जब हम लोग देखेंगे तो सूर्य दसम हाउस में उच्च के बुध के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है राज सत्ता के लिए। तो अभी हम लोग जो है इसको देखेंगे कि मनमोहन सिंह की कुंडली और देख लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि अच्छी पॉलिटिक्स में अच्छी पोजीशन में जाने के लिए क्या क्या चाहिए। 9, 10, 11 का संबंध हो और अष्टक वर्ग में इनके 28 से ज्यादा बिंदु हो, बढ़ते क्रम में हो, ये एक पॉइंट है। सूर्य जो है 5, 9, 10 भावों में होना चाहिए। लग्न में आ जाता है तो और अच्छा है। 1, 5, 1, 4, 5, 9, 10 भावों में सूर्य को होना चाहिए। जो राजकीय राशियां हैं 4 और 5, 9, 10, 4, 5, 1, 4, 5, 9, 10, इन भावों में राजकीय राशियां आनी चाहिए। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो अभी कुंडली जितनी डिस्कस हुई, तो या तो कर्क लग्न आ गई या सिंह लग्न आ गई। दूसरी लग्न आई है तो दसम में कुंडली में वो सिंह राशि आई। तो इस तरीके से देखते हैं मनमोहन सिंह की कुंडली और देखते हैं, फिर 2 आईएएस की कुंडली देखेंगे हम लोग। फिर जिसको जो कुंडली अपनी यहाँ डिस्कस करनी हो वो चार्ट हम लोग डाल देंगे, और अगले संडे को पंच महापुरुष योगों को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग तैयार होकर आइए, क्योंकि योग ही कुंडली को बली बनाते हैं। कम से कम पंच महापुरुष योग, और कब फलित होगा कब नहीं होगा
वो अभी एक उदाहरण हमने आपको दिया कि रामचंद्र जी की कुंडली में गज केसरी योग जो है बना हुआ था लग्न में, लेकिन वो फलित नहीं हुआ, वो उनको वनवास जाना पड़ा। फिर उन्होंने वहां पर क्या किया कि शनि से, उच्च के शनि से वो योग दृश्य था, इसलिए वो योग भंग हो गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि शनि के जो प्रतिनिधि थे उनको साथ लिया, और जब उनको साथ लिया तो वहां पर जो है, वहां से जीतने के बाद आए तो उनका राज्याभिषेक हुआ, और फिर सारा पूरा गज केसरी योग, उनका पूरा राज सत्ता मिल गई, पावर भी मिली। गज माने होता है हाथी, और केसरी माने होता है शेर। तो ये जंगल के राजा हैं दोनों, और एक साथ अगर आ जाएं, यानी हाथी पर सहज में शेर जो है वो शिकार नहीं करता हाथी की, और हाथी भी जो है वो शेर से माने थोड़ा सा दब के ही रहता है, क्योंकि दोनों पावर के हैं। तो गज केसरी योग इसीलिए अगर ये अच्छे भाव में बन जाता है तो व्यक्ति को बहुत पावरफुल बना देते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी कुंडलियां पढ़ी हैं, ये जो है कोई गज केसरी योग नहीं किसी के उसमें आया है। माने पॉलिटिक्स में आए तो लोग, लेकिन ये गज केसरी योग इतनी जल्दी नहीं बना। बढ़िया केंद्र में आना चाहिए। चंद्रमा से हमें देखना है कि चंद्रमा कहाँ पर है, उसके साथ में, उसके चौथे विशाल भाव जी, में। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। राजेंद्र बाबू में है। नहीं तो अभी हम लोग राजेंद्र बाबू की पढ़ी ही नहीं है ना, उनमें है। अभी हम लोगों ने जितनी डिस्कस की है उनमें है, लेकिन वो उनका वो हुआ तो राष्ट्रपति तक पहुंच गए ना, उनकी कुंडली पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हो सकता है अगले संडे को जब ये गज केसरी योग हम लोग पढ़ेंगे तो अगले संडे को राजेंद्र जी की कुंडली हम लोग ले लेंगे कि माने किन परिस्थितियों में फलित होता है, किन परिस्थितियों में फलित नहीं होता है। इसी तरीके से शनि का अगर रोचक योग है किसी कुंडली में, शश योग, शश योग यानी उच्च का या स्वकेंद्री शनि केंद्र में है और उसको मंगल देख लेता है, तो ये शश योग जो है भंग हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मालव्य योग है, शुक्र उच्च का या स्वक्षेत्री केंद्र में है और कहीं उसके त्रिकोण में केतु आ जाता है तो मालव्य योग भंग हो जाता है। तो हम उसको देखेंगे कि किन परिस्थितियों में योग बनता है, किन परिस्थितियों में ये योग भंग हो जाता है। ये हम लोग अगले संडे को पढ़ेंगे। पहले अभी मनमोहन सिंह की कुंडली और देख लेते हैं। छब्बीस 9/1932 का है। चौदह 1 झेलम। झेलम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान? झेलम पाकिस्तान पड़ता है, पंजाब राज्य में है। नहीं, पंजाब अपने उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं नहीं, पंजाब माने वहां भी एक पंजाब है ना पाकिस्तान में। हाँ। धनु लग्न की कुंडली आ गई इनकी। आप जरा देखिए, बृहस्पति 9th हाउस में है। देखिए यहां पर भी वो चीज आ गई, बृहस्पति और केतु इनका संबंध है और पंचम हाउस को देख रहे हैं, इनके भी कोई मेल चाइल्ड नहीं है। तो इसका नियम क्या बना जाकर के जुपिटर और केतु का? जी, हेलो हेलो सर। अरे तो सर, उसमें जो है ये, हाँ जी, ये बृहस्पति और केतु का हम लोग नियम क्या लिखे हैं अपने रजिस्टर में? रजिस्टर नियम ये लिखते हो, गुरु केतु का संबंध बनता है यदि वो पंचम हाउस से
कनेक्ट हो जाता है तो मेल चाइल्ड नहीं होता। कभी कभी तो पूरा यानी संतान का पूरा जो है डिनायल। जी। देखिए इसमें जो नियम है हम लोग उनको पहले समझ लेते हैं कि लग्नेश जो है वो 9th हाउस में है। एक राजयोग हुआ, एक और नौ का संबंध बन गया। इसके बाद 9th का स्वामी जो है वो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, वो 10th हाउस में है। ये 9 और 10 का एक संबंध बन गया। दशमेश जो बुध है वो उच्च का है और वो सूर्य के साथ में है, बुधादित्य योग बन गया। 9-10 का संबंध बन गया, मतलब 9-10 का। दूसरा सेकंड लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो सेकंड भाव भी अच्छा हो गया, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज हो गई, जब शनि सेकंड हाउस में बैठ जाता है और सेकंड का लॉर्ड होकर के बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलता है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह जो है कम बोलते। वही मंगल अगर बैठ जाए, बुध बैठ जाए तो व्यक्ति ज्यादा बोलता है। लेकिन शनि अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बोलता कम है। तो एक धन योग भी है इसमें एक धन योग भी है। और यहाँ पर ये देखिए कि पंचमेश जो है वो मंगल है और अष्टम में बैठ गया, 5-8 का संबंध बन गया। हमारे ऋषि पाराशर कहते हैं कि 5 का अगर 8 से संबंध बनता है तो संतान संबंधी कोई न कोई परेशानी जरूर होती है। यहाँ पर पंचमेश जो है मंगल है वो 2 फीमेल प्लैनेट यानी चंद्रमा और शुक्र के साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से 2 इनके लड़कियां हैं। आप सब लोग जानते हैं, विकिपीडिया पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हैज 2 daughters। और बृहस्पति जो है लग्न में, अब इसमें कई योग हो गए ना। धन योग बड़ा हो गया, लग्नेश नवम में चला गया, 1-9 का संबंध बन गया, 9-10 का संबंध बन गया। तो जब 1-9 का संबंध बना और 9-10 का संबंध बन गया तो 1-10 का भी संबंध बन गया, क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है, लग्नेश का डिस्पोजिटर सूर्य 10th में है। तो लग्नेश का यानी लग्न का, नवम का और 10th का सीधा सीधा तीनों का संबंध बन गया। और ये जुपिटर देख भी रहा लग्न को, तो ये एक बहुत अच्छा योग बन गया। 1-9-10 का संबंध बन गया। सूर्य 10th में है, राजसत्ता का कारक है। चंद्रमा स्वक्षेत्री अष्टम में है। अष्टम में है, अष्टमेश का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर के कोई इशू रहा हो, और है भी। जब भी 4th राशि, 4th हाउस जब ये पीड़ित होते हैं और चंद्रमा पीड़ित होता है तो हार्ट संबंधी डिजीज देता, हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। और अखिल जी ने एक बार बताया भी था जब कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो, 4th हाउस पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है हार्ट से संबंधित बीमारी होती है। और सभी लोग जानते हैं 3 बार उनकी सर्जरी हो चुकी है। तो देखिए शनि की जो है तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ी हुई है, 4th हाउस पर पड़ी है। ठीक, 4th का लॉर्ड बृहस्पति है, वो राहु केतु के एक्सिस में है। चौथा भाव पीड़ित हुआ, चतुर्थेश पीड़ित हो गया। चंद्रमा कारक है, वो बैठा हुआ 8th हाउस में, तो वहां से उसे पीड़ा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको हेल्थ वाइज देखेंगे तो हार्ट संबंधी परेशानी है। इसमें हार्ट लंग्स भी ले सकती हैं और सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, ये भी काउंट हाँ, होगा वो उसमें लंग्स। हाँ हार्ट, हाँ क्योंकि लग्न को 4th 4 है ना, 4 नंबर की राशि, वो दूसरा इसी में पीड़ित सब है। लोग अब जब पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज ऐड करना चाहते हैं, जुपिटर केतु केतु वाले को लंग्स हाँ से हाँ रिलेटेड सांस लेने से दिक्कत होएगी। इवन जो है उसको वो क्या कहते हैं, वो जो एक बीमारी है जुपिटर केतु से बनती है, निमोनिया या क्या कहते हैं अस्थमा, उसको, अस्थमा भी होता है। अस्थमा। अस्थमा, हाँ अस्थमा हो जाए, सर सर खेल देता है।
हाँ, तो इस तरीके से कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन है। अगर इसको BNN से समझें तो जुपिटर जो है वो ऑक्सीजन है। सांस लेने में जो हम जिस वायु का प्राणवायु का प्रयोग करते हैं वो जुपिटर है। और यहाँ पर केतु क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। केतु उस रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए केतु सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर वो थर्ड हाउस में बैठ जाए, मिथुन राशि में बैठ जाए, चंद्रमा को पीड़ित कर दे, बुध को पीड़ित कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा 100% हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि थर्ड हाउस राहु केतु के एक्सिस पर है, उसका लॉर्ड जो है वो भी मंगल से पीड़ित है। और ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि फोर्थ यानी चंद्रमा, फोर्थ हाउस और कारक, ये तीनों पीड़ित होने की वजह से इनको। अब इसमें आगे और बढ़ते हैं कि जो अष्टम, जो 8वें का लॉर्ड है वो अष्टम हाउस में है और फिफ्थ लॉर्ड के साथ में। तो ये क्या होता है कि जब भी फिफ्थ लॉर्ड अष्टम में जाता है या नाइन्थ लॉर्ड अष्टम में जाता है तो इन भावों को तो खराब करता है, लेकिन वो सबसे जो शुभ ग्रह है वो जिस भाव में जाता है उसको अच्छा कर देता है। जैसे अष्टमेश अगर नवमेश अष्टम में है तो कारक होकर के तो पीड़ित हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत होती है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अष्टमेश जो है वो वहां पर बैठा हुआ पंचमेश, तो अष्टम को उसने अच्छा किया। अष्टमेश अष्टम में है, अष्टम अच्छा हो गया, प्रबल हो गया। पंचमेश अष्टम में पहुंच गया, उसको और पावर दे दी। मित्र के साथ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग जो है, लॉन्ग लाइफ का एक योग बन गया कि अष्टम में दो शुभ ग्रह बैठ गए और वहां पर अष्टमेश स्वयं बैठ गया है। तो ये भी एक इसमें योग लगता है। और हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 भावों में उसके स्वामी के साथ बैठ जाता है तो उसके कारकत्व नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पंचम का स्वामी अष्टम में अष्टमेश के साथ बैठ गया है, मेल चाइल्ड नहीं हुआ, कारक इसका नष्ट हो गया, मेल चाइल्ड नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋषियों की कल्पना है वो संतान का मतलब मेल चाइल्ड से है। वहां पर लड़की को संतान नहीं माना गया है। लड़की के लिए उनको स्त्री जातक के लिए अलग से उन्होंने लिखे हैं, अलग से कुछ नियम भी बनाए हैं बृहस्पति हुराशास्त्र में। लेकिन जहां संतान की बात आती है तो वो उसको मेल चाइल्ड के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए पंचमेश मंगल जो है वो अष्टम में अष्टमेश के साथ बैठ गया, तो यहाँ पर कारक क्या बना, संतान के लिए मेल चाइल्ड का कारक बना और वो नष्ट हो गया, मेल चाइल्ड नहीं है। छोटे छोटे हम लोग जो है नियम पढ़ते हैं, उनको धीरे धीरे कुंडलियों में लगाना अगर सीख लें तो वो प्रेडिक्शन हमारे काम करते हैं। मून वीनस दो में, हाँ। तो इस तरीके से अच्छा, इनके देखिए, इनके D10 हाउस जो उसमें अष्टक वर्ग में 9th हाउस में 24 हैं और 10th हाउस में 28 बिंदु हैं और 11th में शायद 25 बिंदु हैं। तो उसी तरीके से है। और 2 टर्न, यानी 2 टर्न ये प्रधानमंत्री रहे, अच्छी कुंडली है। अब एक कुंडली पॉलिटिशियन कम IAS TN सेशन की कुंडली हम लोग देखते हैं। देखिए, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कुंडलियां जानते हैं, डिस्कस कैसे किया जाता है। यहाँ पर केवल हम लोग यही देख रहे हैं कि कौन से नियम लगते हैं। योग कुंडली में लगाना सीख लें और उन योगों को आप प्रिडिक्शन जान लें, उनके रिजल्ट जान लें, तो कुंडली को आप आराम से फलित कर सकते हैं। देखिए, TN सेशन का 15 दिसंबर 1932 का है। टाइम इनका 8 AM का है।
शायद केरला का है इनका जन्म। पालघाट एक जगह है, पालघाट महाराष्ट्र में है कि केरला में, पता नहीं कहाँ पर। पालघाट आता है उसमें सॉफ्टवेयर। वो महाराष्ट्र में है भी, एक साधु को पिटाई नहीं हुई थी वहां पालघाट में। हाँ पालघाट में, हाँ देखो। लेकिन ये महाराष्ट्रियन नहीं है, ये बात पक्की है। अरे जरूरी थोड़ी है कि जन्म अगर वहां पे हुआ हो तो पालक वो महाराष्ट्र ही नहीं हो। देखो पहले आप धनु लग्न की कुंडली है क्या? सूर्य लग्न में आना चाहिए। सूर्य है लग्न? नहीं, अभी एक बार रुकिए। ये 15 दिसंबर 32 महाराष्ट्र, आप बता रहे केरल। हाँ केरल में देखो जरा। केरल में पालघाट, पालघाट केरल में है। हाँ अब इसमें सूर्य देखिए इसलिए नहीं आ पा रहा है, 29-26 का है। टाइम बढ़ा लें क्या थोड़ा? बढ़ा लो। टाइम बढ़ाने की वो ना चेंज हो जाए कहीं। क्या? कुछ लग्न नहीं चेंज होगा। अरे कुछ नहीं होगा। 4 मिनट बढ़ाइए। नहीं, 4 मिनट बढ़ाने से सूर्य थोड़ा आ जाएगा। देखो भाई, बढ़ा के देख लो। जो अखिल जी बात के तो सही। सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है टाइम का 3-4 मिनट का। सही कह रहे हैं, ये बात सही कही, तो सही आपने 5 बार। नहीं नहीं 8-5 कर लो। लगता है हमको। डेट 15-12 है शायद। 15-12 है इसमें। अच्छा 15-12 है। 15-12 1932। हाँ 8। नहीं खिसक रहा भाई। 8 बजे मान लो लगा दिया हमने, खिसक तो नहीं रहा। सूर्य की डिग्री 29-56 है। अरे सर इसको वो बढ़ाओ। कर लो ना सीधे। अरे रुकिए 8-5 कर लो। 8-5 करके चलो, देख लो। कर रहा है। लो सर, हमने 16 तारीख डाल दी, कॉन्सेप्ट समझने में तो है। नहीं, हमने डेट 16 तारीख डाली। अच्छा हाँ ठीक है। तभी तभी आएगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना है मेन, और हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो हमारे इसमें। चंद्रमा मिथुन में है, बस चंद्रमा आगे बढ़ गया कर्क में। चंद्रमा चला गया कर्क में, आ कर्क गया में। है 4। हाँ। क्या करें इसको, रुकिए तो ये आ जाएगा ना ये। अभी हम लोगों ने मान लीजिए 16 तारीख ली है, तो 15 का हम 15 लोग तारीख, जो है 15 को 8:10 डाल दो। सूर्य आगे बढ़ नहीं आ जाएगा। रहा है, नहीं आ रहा है ना। 10। रुकिए ना, इसको हम लोग वो करते हैं। 29-56 है तो 4 कला तो चल जाएगा ना। 15-12-30 लग्न वही बता रहे हैं आप हैं? लग्न ललित का देख लीजिए जरा। 15-12-32 टाइम 8 बजे। हाँ। धनु लग्न है। नहीं चलो खिसक कोई रहा बात भाई। नहीं। चलो 16 तारीख इसमें कर जो लें, दिया गया है 16 तारीख कर फिर ले। नहीं चंद्रमा बढ़ जाएगा ना, फिर चंद्रमा। देखिए सूर्य की डिग्री 29-56 है। 4 कला में सूर्य कितना समय में चल जाएगा? 24 में 60 कला चलता है। अब एक दिन में ये जो है क्या कहते हैं 1 डिग्री चलेगा। 60 1 कला डिग्री का 24 मतलब, घंटे में चलता है। हाँ, और तो 4 कला 4 चाहिए इसको। 15 डिवाइडेड 22.5 तो 9, मतलब ये 9 बजे आ जाएगा। 9 बजे खिसकेगा। चलो देखते हैं 9। ये जगन्नाथ होरा में 8 बजे ही आ रहा है सन लग्न में।
अच्छा, हाँ, जगन्नाथ हो रहा हूँ, ठीक हो। वो जैन साहब अरे ठीक तो कह रहे हैं, जैन साहब ठीक कह रहे हैं। वो जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, इसको आप कॉन्सेप्ट चलो समझ लो कोई बस। बात नहीं, इसको इसको ये मान के चलो कि धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य लग्न में है और चंद्रमा जो है मिथुन राशि में सप्तम हाउस में है। इस तरह से इसको अपना ये बना लें चार्ट, उस हिसाब नहीं, से देखते हैं। अब इसमें खाली सूर्य को ही धनु लग्न में बैठा ले, बस चंद्रमा तो वही बस लग्न में। हाँ, खाली सूर्य को धनु में मान के। अब इसमें जो मतलब जो है आईएएस प्लस पॉलिटिशियन, ये राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े हैं और ये सीनियर आईएएस माने बहुत पुराने आईएएस हैं। तो क्या इनमें आईएएस और इनकी कुंडली में पॉलिटिशियन कुंडली में कितना अंतर आ रहा है? पहली चीज तो हमने कहा था कि आईएएस की कुंडली में एजुकेशन का योग बहुत अच्छा होना चाहिए। 4 5 9 देख लें। 4 5 मंगल का 9 बृहस्पति का। सूर्य, हाँ, सूर्य मंगल बृहस्पति ये बना हुआ है 9th हाउस में। हाँ देखो, मंगल सूर्य बृहस्पति बैठा है और सूर्य को ये देख रहा है बृहस्पति, तब देख भी रहा, प्लस सिंह राशि में बैठा हुआ है। और सिंह राशि में बैठा है। और देखो यहाँ इनके भी कोई बच्चे नहीं थे, यहाँ पर केतु और गुरु का योग है। ठीक बात। इनके कोई बच्चे नहीं थे, तो यहाँ पर गुरु केतु का देखो संबंध, मतलब एक ऐसे ही धीरे धीरे जो है निकलते ही जो है अनुभव से, इसी को कहते हैं अनुभव से जो ये बात आती है। 4 कुंडलियां हम लोग देख चुके हैं, गुरु केतु का योग मेल चाइल्ड नहीं है या डिनायल है। यहाँ पंचमेश जो है, पंचमेश मंगल भी बैठा हुआ है गुरु के साथ में, लग्नेश पंचमेश का योग है, जो कि संतान का सबसे प्रबल योग होता है लग्नेश पंचमेश का, लेकिन केतु ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। यही अवयोग जी। है, इसी को अवयोग कहते हैं। जैसे गज केसरी योग राम जी की कुंडली में था और उच्च के शनि ने उसको देख लिया तो वो अवयोग बन गया। यहाँ पर यही था कि लग्नेश और पंचमेश की युति नवम भाव में 1 5 9 तीनों एक्टिव हैं, लेकिन केतु के बैठ जाने से वो लग्न को भी देख रहा है, वो जो है पंचम हाउस को भी देख रहा है और पंचमेश के साथ में बैठा हुआ है। तो उसने ये अवयोग बना दिया कि ये योग अब फलित नहीं होगा 5th हाउस को लेकर के। लेकिन जो अन्य दूसरे योग हैं, जीव को छोड़ दीजिए, पंचम हाउस में जीव है संतान, तो जीव को छोड़ दीजिए और शेष सारी चीजें, ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। और 1 5 9 का संबंध भी बन गया 4 5 9 का, यानी एजुकेशन निश्चित रूप से अच्छी रही होगी। अब इसमें देखो योग देख लीजिए, लग्नेश नवम हाउस में बैठा हुआ है, एक पंचमेश के साथ बैठा हुआ है, नवमेश जो है लग्न में बैठा हुआ है, 1 9 का एक्सचेंज है, ठीक है ना, पंचम उसमें इन्वॉल्व हुआ है। जो कारक है धनेश जो है वो धन भाव में बैठा हुआ, शनि सेकेंड हाउस में सेकेंड लॉर्ड, और 11th लॉर्ड जो है वो वीनस, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो एक बहुत अच्छा धन योग भी है। इसके बाद 10th लॉर्ड एस्पेक्ट्स 6th लॉर्ड। अब एक बताया कि सर्विस के लिए 6 और 10 का संबंध होना चाहिए, तो देखो 6 10 का संबंध कहीं बन रहा है? टेंथ लॉर्ड जो है वो बुध है, वो अष्टम से छठे भाव को देख रहा है। 10th का लॉर्ड जो है वो मरकरी है, 12th हाउस में बैठा हुआ है और वहां से छठे भाव को देख रहा है। तो चूंकि भाव में कोई ग्रह नहीं है इसलिए भाव ही उसका फल करेगा। तो 10 और 6 का एक संबंध है, यहाँ पर 10 और 6 का एक संबंध है, क्योंकि जो 10th लॉर्ड है वो छठे भाव को देख रहा है। तो इसमें जो हम लोग, अच्छा 11th का जो राहु है, 11th का राहु है वो शुक्र को देख रहा है, यानी एक बड़ा धन योग। तो ये भी जो है उनकी कुंडली में है। D10 और D9 भी उसी तरीके से प्रॉस्परस हैं। D9 में जो है कन्या लग्न है और D10 में मिथुन लग्न है। द्विस्वभाव लग्ने हैं तीनों में, लग्न धनु है, D9 जो है वो कन्या लग्न का है और D10 जो है वो मिथुन लग्न का है। इनके 9th हाउस में जो है अष्टक वर्ग में
31 बिंदु हैं। D10 देखो, दशमांश जो है वो मिथुन लग्न का आ गया। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं आईएएस वाले, एक बार हम पढ़ के सुनाए देते हैं। आईएएस के लिए जो योग हैं वो इस तरह से, म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ 9, 10 एंड 11, 9, 10 और 11 का एक आपसी संबंध होना चाहिए। उनके लॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को देखते हो या एक दूसरे से युति करते हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो। ये आईएएस के लिए एक प्राइम जो पहली मतलब जो है कंडीशन है वो आप समझ लीजिए कि 9, 10, 11 के जो लॉर्ड हैं वो आपस में जुड़े होने चाहिए, केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए। अब इसमें 9 का लॉर्ड देखिए सूर्य है, वो लग्न में है, और लग्न का लॉर्ड जो है वो सूर्य है, जुपिटर है, वो 9th हाउस में है। और ये वो तो दशमांशा लग गया यहाँ पे, हाँ लग गया, कोई बात लग्न नहीं। लगाने में ये लगेगी कैसे, चलो हम करेंगे भी। चलो कोई आप बात बताइए। नहीं, हम नहीं लोग आप पहले बताइए, से करते रहेंगे, हाँ, हम कर लेंगे इसको। हाँ। दूसरा पॉइंट ये है, 2 or 3 प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न एंड सन, इनमें से कम 1 या 2 प्लैनेट या एग्जॉल्टेड हो या अपने घर के हों। शनि, कौन से बताएं बृहस्पति और सर? सूर्य, शनि, जी। बृहस्पति, सूर्य या तो एग्जॉल्टेड हो या स्वक्षेत्री होकर के केंद्र या त्रिकोण में हो। देखिए यहां पर जुपिटर जो है वो त्रिकोण में है और लग्न के लॉर्ड के साथ में एक्सचेंज में हम लोग मान लेते हैं कि प्लेनेट दोनों जगह होता है। तो बृहस्पति यहाँ पर जो है अपनी राशि में भी है, सूर्य भी अपनी राशि में ही है, और जो वीनस है वो एग्जॉल्टेड है यहाँ पर। शनि जो है अपने घर का है, शनि जो है अपने घर का है, वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड है, गुरु और सूर्य जो है इसमें ये एक्सचेंज की वजह से ये अपनी अपनी राशियों में आ जाते हैं, तो ये भी नियम भी लग गया। तीसरा है गुड एजुकेशन, यानी रिलेशन बिटवीन 4, 5 एंड 9, ये उनके लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो सकते हैं, केंद्र या त्रिकोण में प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ देखिए 4th लॉर्ड जो है बृहस्पति है वो त्रिकोण में है, 5th लॉर्ड मंगल है वो त्रिकोण में है, और 9th लॉर्ड सूर्य है वो एक्सचेंज में है। तो तीनों माने आपस में संबंधित हैं, ये नियम भी लग गया। 6 और 10 का संबंध होना चाहिए, 6 सर्विस का है और 10 जो है वो गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट सर्विस में इसको जाना चाहिए। देखिए यहाँ जुपिटर जो है बकरी है, बकरी होकर के जब ये कर्क राशि में आता है तो सीधा शनि से संबंध बनाता है। तो शनि और जुपिटर नाड़ी में भी है कि अगर शनि जुपिटर की परस्पर दृष्टि है तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा बंदा जा सकता है। तो ये भी हो गया। इसके बाद कहते हैं D10 चार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग असेंडेंट देन असेंडेंट। जिस तरह से असेंडेंट जो है स्ट्रांग है उसी तरीके से D10 भी स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए D10 चार्ट लगा हुआ है, मिथुन राशि का लगा हुआ है, उसके एक तरफ शुक्र है और दूसरी तरफ जुपिटर है, शुभ कर्तरी में है, और इसका जो स्वामी है वो पंचम हाउस में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। इस पर एक मतलब जो है दृष्टि जो है वो सूर्य और शनि की दृष्टि है। सूर्य और शनि जब भी आपस में कंबाइन करते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब में ले जाते हैं, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है, शनि कर्म का कारक है, तो ये भी एक योग है। और वो 10th जो है इसका अच्छा है, D10 चार्ट भी इसका अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो इस तरीके से इसमें काम करते हैं। अब एक और है, बस एक चार्ट और हम लोग डिस्कस करेंगे, आईएएस है वो भी।
अरुण सिंह 20 सितंबर 1954। टाइम टाइम इनका है 3:55 PM, 15:55। प्लेस स्टेट प्लेस दिल्ली। ये दून कॉलेज के पढ़े हुए थे और बाद में जब राजीव जी बने थे प्रधानमंत्री तो उनके फ्रेंड सर्किल में ये आ गए थे, बहुत सी चीजें इनके सलाहकार बन गए थे, लेकिन बाद में कुछ विवाद हुआ है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ये फिर चले गए, बड़ा पैसे पैदा किए इन्होंने। राजीव जी के जमाने में ये बहुत हाईलाइट थे। एक वो कैप्टन सतीश शर्मा और दूसरे ये अरुण सिंह, ये 3-4 लोग जो है ये हमेशा राजीव जी के आगे पीछे रहते थे। देखिए इनकी कुंडली जो है वो मकर लग्न की कुंडली है। इसको हम उन्हीं पैरामीटर्स में पहले इसको देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स में जाने वाला तो नहीं है इसमें, चूंकि सूर्य जो है सारी चीजें इसमें हैं वो भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली रहे, राजीव जी के साथ में रहे, उनके सलाहकार मंडली थी उसमें ये थे। सबसे पहले देखो लग्नेश उच्च का 10म भाव में, लग्नेश शनि उच्च का 10म भाव में है और दशमेश के साथ में है, एक राजयोग है। पानी देख लो, अगर खाली हो तो ले लो भाई। दूसरा यह है कि इसमें देखिए नवमेश बुध जो है वो उच्च का है और सूर्य के साथ में है। तो सूर्य यहाँ पर 9, 10, 11 में जो बताया गया था कि 9, 10, 11 में, तो सूर्य भी वहां पर है। बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति जो है वो उच्च का है, वो लग्न को देख रहा है। अब इसमें कई चीजें हम लोग जो है देखते हैं। 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, 10th लॉर्ड 10th में है, एग्जॉल्टेड लग्न लॉर्ड के साथ में है। और D9 में देखिए शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड हो गया है D9 में। और जो 4th लॉर्ड है D9 जो है इनका उसका है वृक राशि का है। आप देख रहे हैं कि इसका जो स्वामी जो है वहां चंद्रमा बैठा हुआ, नहीं बुध बैठा है, कौन सा बैठा है, किसमें किसमें सलोकन? D9 में। D9 ये वृष लग्न की उदित हुई है और चंद्र हाँ, जो वीनस है वो 11th हाउस में है केतु के साथ। चौथे का स्वामी जो है 4th लॉर्ड जो है वो 10म भाव में दशमेश के साथ में है। तो जो चीज वहां पर D1 में जो चीज आ रही थी वो यहाँ पर भी आ रही है। सूर्य 10म में है, दशमेश शनि के साथ में है, वहां चंद्रमा भी है। गुरु यहाँ पर भी उच्च का है, वर्गोत्तम का हो गया है। और गुरु की डिग्री का क्या है जरा देखते हैं कर्क राशि के। 1:47 24/7। हाँ तो उसका अंश में नहीं है लेकिन वो वर्गोत्तम है। और 9th लॉर्ड जो है वो 10th में, यहाँ पर भी D9 में भी 9th लॉर्ड जो है वो 10th में है। 5th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में है। तो यहाँ पर 4, 5 का और 10 का संबंध देखिए, 4, 5, 10 का संबंध। 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड 4th में एस्पेक्टेड बाय 9th लॉर्ड शनि। पंचम का स्वामी 4th भाव में गया है और 9वें शनि से दृष्ट है। तो एजुकेशन का योग जो वहां पर बन रहा था वो यहाँ पर D9 में भी बन रहा है। D10 में आप देखेंगे कि 21, 26 और 30 ये मतलब जो है अष्टक वर्ग में 9th हाउस में 21 पॉइंट है
10th हाउस में 26 पॉइंट है और 11th में 30 पॉइंट है। ये पूरा एकदम जो है एट पार है कि बढ़ते क्रम में है, बड़े ज्यादा बिंदु की तरफ ये अग्रसर हो रहा है। D10 को अगर हम देखते हैं तो D10 में भी ये सारे योग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुंडली बहुत ही पोटेंशियल है। अब इसमें ये देखें कि क्या 7 और 6 और 10 का संबंध कोई है क्या? इसमें कोई प्लेनेट देखो बकरी है, शुक्र बकरी तो नहीं, नहीं बकरी नहीं है, कोई नहीं। किस चीज का रिलेशन पूछ रहे सर? 6-10 का या 7-10 का कोई संबंध है? 7-10 का चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा बुध शुक्र, चंद्रमा D9 में है। D9 में तो सारे ही केंद्र स्ट्रॉन्ग है। देखो D10 में अगर हम देखें तो बुध और शुक्र की क्या स्थिति है? नहीं है रिलेशन, नहीं। D9 में एक दूसरे से देखिए, बुध और शुक्र का अगर बनाएंगे D9 में तो वो षडाष्टक बना रहा है, और अगर हम लोग D10 में जाते हैं तो वो एक दूसरे से केंद्र में है, यानी D10 की जो उदित हो रही है कुंभ राशि, और बुध बैठा हुआ है 12th हाउस में, शुक्र बैठा हुआ 3rd हाउस में, तो दोनों एक दूसरे से त्रिकोण। हाँ, इसमें D10 में बन रहा है, D10 में बन रहा है। 6 लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में है। यहाँ 7, 6 और 10 का यहाँ बन गया। D10 में 6 लॉर्ड मून जो है वो 10th हाउस में है, लेकिन वो वहां पर पीड़ित है, इसीलिए थोड़े दिन तक इन्होंने सर्विस की, उसके बाद रिजाइन कर दिया। और ये रिजिग्नेशन जो है ये बड़ा वो उस समय जो है बहुत वो हो गया था, हाईलाइट हुआ था, बहुत इसमें कमेंट आए थे कि अरुण सिंह ने जो है वो रिजाइन कर दिया, अरुण सिंह ने रिजाइन कर दिया। उस समय यूपी कैडर के ये आईएएस थे ये, और यहाँ पर उस समय 85 में चीफ मिनिस्टर कौन था यूपी का, उनसे कुछ ऐसे झंझट हो गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आईएएस जो है वो कैसे काम करते हैं, उनकी कुंडली कितनी पोटेंशियल होती है। जो योग हम लोगों ने पढ़े हैं वो योग इनमें लगते हैं, और आप लोगों के पास भी अगर कोई कुंडली हो तो उनको आप लगा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई चार्ट अगर कोई डिस्कस करना हो तो चार्ट डाल सकता है यहाँ पर, उसको हम लोग सब लोग मिलकर के डिस्कस करेंगे। हेलो, हाँ जी बोलो। सर मैंने जो बोला था वो आप प्लीज करेंगे डिस्कस? हाँ बता दो इनको, अखिल जी को बता दो। सर बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हेलो। हाँ बोलो मैडम। सर डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1998। जी। टाइम बताऊं? और क्या? 17:42। जी। दिल्ली। मेष लग्न है। हाँ जी सर, अगर हो सके तो ये पूरा आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इसकी ना थोड़ी सी नीच के ग्रह हैं, ये कैसे होगा, ये इंटरप्रिटेशन में हमें मुश्किल आ रही है। देखो जी, पहले चीज तो देख लो, जुपिटर केतु यहाँ पर है, 5th हाउस को देख रहा है, मेल चाइल्ड होने की संभावना कम है। ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, एक से अधिक आय के साधन होंगे। राहु मार्स बैठा हुआ, शादी लेट होगी। ठीक है, नहीं सर, मेरा इसमें कहने का ये मतलब है कि जैसे सैटर्न भी नीच का है और सूर्य भी नीच का है, अच्छा, और 6 और 7 की आपस में राशि परिवर्तन है, और राहु और मार्स 6 और 7 की है, मतलब इनको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अब लग्न है 5th हाउस में बैठा किसका है। ये है, किसका चार्ट किसका है, कौन है आपका? सर ये मेरे जानने वाले हैं, उनका बेटा है। ये बेटा बड़ा बिगड़ा हुआ है सर ये जो है। अच्छा हाँ बता दो पहले, इसीलिए पूछा जाता है।
नहीं देखिए, ये मैं जस्ट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रही हूँ। सुनिए, अगर आप उस बच्चे को जानती हैं तो 22 3 25, 22 और ये 2 24, 23 24 25, ठीक है। तो ये 25वीं चल रही है, 25वीं अभी इसकी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो व्यक्ति है, जो बच्चा बेटा है, इसीलिए पहले पूछ लिया जाता है किसका बेटा है। आपने बताया कि जानने सर सीखने के लिए मैं सीखना बिल्कुल ठीक है। तो सीखने के लिए हम तो शॉर्ट में बता सकते हैं। शॉर्ट का तो मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति जो बेटा है, हाँ जी, ये बेटा ये लड़का जो भी है, जो नेटिव है, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ शातिर है। टाइप का है, शातिर दिमागी है, अच्छा। बिगड़ा हुआ है, और ये लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। सर और ये इसकी जो भी कैसे कहेंगे, कैसे कौन सा योग देख, कैसे मैं अभी सब बता देंगे, अभी हाँ सीखने सब बता चलिए देंगे। ठीक है। और इसका जो है, सारी चीजें जो है छुपी रह जाती हैं, सामने नहीं आ पाती। ये एक तरीके से इसको कह लीजिए आप, बहुत ही शातिर और दिमागी व्यक्ति है, पहला। दूसरा, इसके एक से अधिक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, ठीक है। तीसरा एक चीज ये कि ये जो है, क्या कहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि इसको, जैसा कि अभी सर ने बता दिया कि जुपिटर केतु है, तो मेल चाइल्ड होने में संभावना इसकी कम होगी, फीमेल चाइल्ड ही हो सकती है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा एक ये है कि जैसे आपने बोला, इसमें सैटर्न और जो है, आप जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध आपका जो है, क्या कहते हैं, छठे और सातवें, 6th और 7th का बन रहा है योग। जैसा आपने बोला कि राशि परिवर्तन है, तो राशि परिवर्तन में आप ईमान के चल लो कि जब भी राशि परिवर्तन होता है तो इसमें बुध और शुक्र का हो रहा है, ठीक है, बुध और शुक्र का। हाँ जी। तो बुध, तो ये जब भी राशि परिवर्तन अच्छा, होगा इसके तो मैडम ये बताइए, इसके घर हाँ में मैं सर बोलो। दो शादियां किसने की? 2 शादियां किसने की इसके घर में? नहीं है सर, ऐसा नहीं है, 2 शादियां नहीं है, या मुझे मालूम नहीं है। फादर क्या करते हैं? कोई व्यापार है फादर का? हाँ जी, नहीं जॉब करते हैं, टाटा में है। अच्छा, टाटा फाइनेंशियल सेक्टर में है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये बताया कि जब भी बुध और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है, एक्सचेंज बनता है बुध और शुक्र का जी, और वहां पर चंद्रमा है, तो बुध जब अपने घर में जाता है तो चंद्रमा से मिलता है, इसे कलंक योग कहते हैं। मतलब ये बुध, हाँ, ये जो है 2-3 लड़कियों से इसके संबंध रहेंगे और वहां पर इसको बदनामी भी हुई, कलंक योग, इसको कलंक योग कहते हैं। और पंचमेश जो है, जब भी सप्तम में जाता, पंचम में रोमांस है, सप्तम में शादी है, हो सकता है लव मैरिज हो जाए इसकी, ठीक है ना। इसी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, क्योंकि 6th और 7th में राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तन तो हेलो, ये तो प्राइमरी, तो इसको काफी दिक्कत आएगी, शादियां टूटेंगी, आएंगी, तय होगी, टूटेगी। अभी शादी हुई नहीं है इसकी, हो गई क्या? नहीं हुई है, नहीं हुई सर, अभी नहीं हुई है ना। हाँ, अभी शादी नहीं हुई इसकी, शादी होगी तो चल जाएगी। कारण क्या है, एक्सचेंज में जो है, लेकिन दिक्कत रहेगी क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्र और चंद्रमा का संबंध है। फिर जब एक्सचेंज करके बुध आता है तो बुध शुक्र चंद्रमा का संबंध, ये सबसे खराब संबंध माना गया है मैरिज को लेकर के। ये पूरी तरीके से मैरिज को डिस्टर्ब कर देता है। और नीच का सूर्य बैठा हुआ है तो ये हो सकता है कि इसकी शादी टूट जाए, दूसरी शादी हो। शनि और सूर्य आसपास हैं तो इनमें दोनों आपस में राशि में से एक ग्रो करेगा। हैं जी, जी, फाइनेंशियली ग्रो। हाँ, वो फाइनेंशियली के लिए ठीक है, फादर का फाइनेंस बहुत अच्छा है जी, ये किसी बिजनेस सेक्टर में, आपने कहा ना कि टाटा वगैरह में किसी में, तो सूर्य फादर होता है। और वो माने जो है चंद्रमा शुक्र ये और बुध, ये सब बिजनेस का कार्य है। तो शुक्र और बुध जो है ये फाइनेंस का भी, तो फाइनेंशियल सेक्टर में किसी प्राइवेट कंसर्न में है फादर, उनके पास अच्छा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे सैटर्न नीच का है और सूर्य नीच का है, जब ये दोनों नीच होके एक दूसरे को देखते हैं तो इनका नीच भंग होता है, तो उसके सूर्य के भाव के अच्छे फल मिलते हैं? मेरा ये क्वेश्चन था मेन। नहीं मिले। देखिए, इसमें दोनों एक दूसरे को माने जो है खत्म करते हैं। अच्छा, सूर्य जो है हाँ, इसमें एक ही ग्रो करेगा, आप समझ लें। अगर फादर ग्रो कर रहे हैं, फादर अच्छी पोजीशन में है, तो ये लड़का कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसको मतलब ऐसे देखते हैं।
हाँ, इसमें दो में से अब इसमें देखिए वहां पर इसका जो है सूर्य का जो डिस्पोजिटर है वो हाँ नीच जी, का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। और लड़के का ये, हाँ, शनि का जो डिस्पोजिटर है मंगल है वो राहु के साथ में चला गया है। हाँ हाँ, तो ये ठीक है। स्वयं में खराब है, इनके डिस्पोजिटर खराब है, इसका छोटा भाई नहीं होगा, है क्या? नहीं है, नहीं है, ये खुद छोटा है। नहीं है, हाँ, ये नहीं है। सबसे छोटा होगा। हाँ जी। तो ये जो है यहाँ पर मंगल पीड़ित हो गया, तो लग्नेश भी पीड़ित है, तो ये पिता के साथ में अगर रहेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अच्छा, इसको कुछ होना है तो पिता से दूर हट जाए, नहीं तो दूर ही फिर है वो। दोनों ग्रो करेंगे। दूर हाँ, है। तो फिर दूर दोनों है। ग्रो करेंगे। अच्छा। फिलहाल अभी ये किसी किसी जॉब में है, कुछ इनकम हो रही, क्या कर रहा है ये हाँ अभी? जी, हाँ जी सर, गवर्नमेंट जॉब में है ये, जलंधर में। हाँ, तो अभी कोर्ट में वही है बता सर। रहे कि अभी ये जॉब, जी, कोर्ट में जॉब लगी है, पीए की। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैंने जो है वो बताया ना, इसको इनकम हो रही, कुछ ये जॉब कर रहा है। हाँ अगर हाँ हाँ। पिता से दूर है तो अच्छा है, फिर ये ग्रो कर जाएगा। नहीं सर, मेरा एक ये जब क्वेश्चन है कि अगर जब नीच के दो ग्रह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो उनके घरों के फल जो होते हैं उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? अब इसमें इसका नीच देखिए, भंग हो मान रहा है। लीजिए एक दूसरे, नीच भंग कैसे हो रहा है? भाई शनि की राशि में सूर्य जो है नीच का है, तो मंगल की अच्छा, राशि में तो सूर्य उच्च का होता है। ओके। तो नीच नीच, भंग नहीं ये हो रहा। नीच भंग नहीं हो रहा है ना। ठीक है। तो इनके घरों के अच्छा, जो दूसरा फल एक आएंगे और वो चीज नहीं, खराब आएंगे। इसमें एक और चीज है, यहाँ शनि बकरी है। हाँ जी। शनि बकरी होकर के, तो ये आधा, इसमें आधा योग लग रहा है, ठीक है। पूरा योग नहीं लग रहा है। इसलिए फादर बहुत अच्छी पोजीशन में है, और इसकी भी पोजीशन ठीक हो जाएगी, बशर्ते ये फादर से दूर रहे। दूर तो है सर। अगर ये, हाँ, अगर ये फादर के साथ रहेगा तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, इसकी हेल्थ में पूरा असर पड़ेगा क्योंकि जो लग्न लॉर्ड हेल्थ है में, वो भी राहु केतु नहीं, एक्सिस में। लग्न लाड नीच का है, लेकिन वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इसने देखिए दो काम किए कि हाँ। कारक रूप में जब ये आया तो मंगल जो है ब्रदर का कारक है, वो आया नहीं। ये ठीक हो है। सकता है कि इसका कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट से ओके। इसको चोट लग सकती है, अच्छा। लेकिन लॉन्गिविटी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अष्टमेश होकर के पंचम में बैठा हुआ 5-8 का संबंध बना रहा, तो इसको दिक्कत वहीं आएगी मैरिज के बाद जो है संतान में। सर ये जब 5-8 छोटा का, था ना, इसके हाँ ब्रेन में प्रॉब्लम हुई थी, इसको दौरे पड़ते थे। अब ठीक है हाँ, ये। तो नहीं, तो इसलिए कि वो शनि राहु दोनों जो है, राहु बैठा हुआ मंगल के साथ में, और हाँ शनि बैठा लग्न में, ये दोनों पापी ग्रह लग्न को जी, प्रभावित कर रहे थे। इसीलिए इसीलिए। 1.5 साल के बाद ये ठीक हो गया था। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारण 1.5 साल के बाद राहु हट गया था ना। अच्छा अच्छा राहु जो अच्छा। है जन्म के समय राहु वहीं बैठा था लग्नेश के हाँ, साथ में, ठीक है। तो वहां शनि बैठा हुआ है। हाँ जी। तो शनि बकरी है, हम्म। और शनि जो है, और राहु जो है 1.5 वर्ष के बाद जो है ये वहां चला गया था कर्क राशि में। तो ठीक है। मंगल को उसने छोड़ दिया, यहाँ से वो देखिए मेष राशि को देख भी रहा है, वहां पर हाँ बैठे हुए नीच के शनि को देख रहा है। जी, जब ये, उस समय इसको प्रॉब्लम थी, ठीक जब ये है। राहु ट्रांजिट में हटा वहां से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक और ठीक ठीक। उस समय जुपिटर लग्न में आ गया। ठीक है। 1.5 साल के बाद जुपिटर जो है वो अच्छा, लग्न में आ तो गया, ठीक हो गया। तो वो काफी ठीक हो गया। सही है सर। सर देखिए, ऐसी कुंडलियां आती है ना जो इंटरप्रेट नहीं होती, इसलिए आपसे पूछते हैं। मेरी बस नहीं यही तो, रिक्वेस्ट है कि आप ना हर हर संडे को एक कुंडली जो है, हमें हाउ टू इंटरप्रेट कुंडली, वो एक हाँ, तो बराबर वो बता दीजिए। तो वही तो हम लोग पढ़ ही रहे हाँ हैं, जी। कैसे पढ़ाई, हाँ जी। इतनी कुंडलियां हम लोग आज डिस्कस किए, तो वही तो है, हाउ टू हाँ जी, प्रिडिक्ट बिल्कुल कुंडली। बिल्कुल। जी और जी। इसमें भी देखिए बकरी शनि अगर बकरी ना होता हम्म। तो भी ये ग्रो ना कर पाता। अच्छा। इसका इसका एक और कारण है, देखिए यहाँ से जुपिटर भी इसका बकरी है, हाँ जी, और बकरी होकर के वो 10th हाउस में जब आ जाता है, तो शनि जो कर्म का कारक है उससे एक केंद्रीय संबंध बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये इस तो तरीके से अच्छा जब हो गया। केंद्रीय, हाँ, अच्छा हो गया, जॉब की दृष्टि से अच्छा हो गया। ठीक है। जुपिटर बकरी होकर के जब 10th में आया, तो शनि ने इसको देख लिया उसकी ठीक 10th ठीक। दृष्टि से। हाँ हाँ।
तो 9th और ये- 10th का फिर आपस में संबंध बना, हाँ वो संबंध बन गया, इसलिए तो अच्छा हो गया। इसलिए जो है इसको जॉब भी मिल गई इसको, और ठीक फाइनेंशियल माने ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी और हाँ, बाद हाँ। बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अब इसमें बहुत- मेष राशि से गोचर हो रहा है जुपिटर का, जी और कुंभ राशि से जो है जुपिटर के ऊपर। अच्छा, सर्विस अभी इसकी लगी है करीब अभी लगी है, अभी लगी है, अभी 3-4 अभी महीने। हाँ, अप्रैल माने हाँ जनवरी के जी, बाद लगी है क्या इसकी? बिल्कुल 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 करेक्ट जी। तो इसलिए लगी कि शनि जो है वो कुंभ राशि में जुपिटर के ऊपर आया, तो ठीक उसने ठीक एक ठीक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी उसको दी। दे ठीक है। और जब तक शनि मकर राशि में था तो उसको पहले केतु मिलता था। तो ठीक है, शनि को जब केतु मिलेगा तो प्रोफेशन इसको नहीं काम करेगा। जैसे ही इसने केतु को पार किया वैसे ही इसको जो है वो जॉब मिल गई। वो ठीक है, जुपिटर जो है बकरी होकर के आया और केतु बीच से नहीं रहा, जुपिटर बकरी होकर के 10th में आया, और जैसे ही ये सैटर्न जो है आगे जाने लगा तो बीच में कहीं केतु के पहले जुपिटर और सैटर्न का जो है कॉम्बिनेशन बन गया, तो उसको ठीक जॉब मिल गई। और ये ठीक जनवरी के बाद ही जॉब मिली होगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम सर। भी एक इसमें और अपना क्वेश्चन comment- थी, आप हाँ जी। कंबस्टिव प्लैनेट्स के बारे में भी बताइए सर। उसका जो कंसेप्ट है ना, हमको अभी बिल्कुल नहीं वो टच हुआ, कंबस्टेड प्लैनेट्स कौन? और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, हाँ बता देंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग सब। हाँ हाँ जी, सब ये दोनों बताएंगे। अभी टच नहीं हुए हैं। चलिए टच होंगे, ये भी टच होंगे। जी जी जी। चलो फिर आज थैंक यही यू हम वेरी लोग मच। खत्म करते हैं, क्यों अखिल जी?